Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस official YouTube चैनल पर स्वागत है। And today, once again, we are going to discuss over chapter 2 civics beta, chapter 1 for civics, chapter 1 for geography, and chapter 1 for history has been already completed over here, and in different videos in different days. So, if you are not, you have not watched till now that, then you must have to go to our playlist and watch all the videos, whatever previously it has been mentioned over there. इससे पहले जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो डाली गई है उसको वहां जाइए, प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियो को देखिए, और आपको समझने में कहीं से भी इवन द सिंगल बिट्स ऑफ प्रॉब्लम आती है तो यू मस्ट हैव टू कमेंट अंडर द कमेंट बॉक्स। आप जाएं और कमेंट करें। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए हैं, आप वहां भी या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, एनीवे, दिस इज डे 1 फॉर स्टैंडर्ड 8 and our chapter's name is Ideals of Constitution. अरे वाह, very good chapter is very interesting chapter is, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना वक्त लगा, कितने आर्टिकल थे, प्रोमिनेंट मेंबर कितने थे, कितने दिनों में ये बनकर कंप्लीट हो गए, उसके चेयरमैन कौन थे। तो इन सब बी आर अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात हमने कहा था कि आप याद भी कीजिएगा। तो होप यू हैव मेमोराइज्ड, आशा है कि आप याद कर लिए होंगे, और नहीं किया है तो अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। इस लॉकडाउन के दौरान जो वक्त को जाया ना करें, आपको कंप्लीट करें, उसे याद करें, मेमोराइज करें, क्योंकि ये आपको क्लर्कियल लेवल से लेकर के और आईएएस लेवल तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, इंपॉर्टेंट कहने के सेंस सभी सर लोग कहते हैं कि चैप्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी कहता हूं, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कि क्लर्कियल लेवल से लेकर के आईएएस लेवल तक के एग्जामिनेशन तक में बेटा क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैनेजमेंट तक के एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? वैसे भी सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसीलिए कहता हूं क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, जितना गैस की जरूरत है उतना ही खाना की भी जरूरत है, जितना इंपॉर्टेंट पानी की है उतना ही इंपॉर्टेंस भोजन की भी है, जितना इंपॉर्टेंस भोजन का है उतना ही इंपॉर्टेंस आपके बेड का भी है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपके सड़क का भी है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपके घर का भी है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये उनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन वाइटल कोर फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री। हमारे भारत की बनावट या संरचना के बारे में जो भी बातें हम लोग पिछले वीडियो में सिविक्स में पढ़ा होगा, उसके बारे में ही हम लोग आगे करें कि भारतीय संविधान जो है एक विशाल संविधान है। और इतना ही नहीं, हमारे इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं, भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस है, डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स है, डाइवर्सिटी इन बिलीफ्स है, डाइवर्सिटी इन लैंड है, डाइवर्सिटी इन सॉइल है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स है, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं बेटा। उस भिन्नताएं में भी मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग, धर्मों के लोग, मानने वाले लोग जो भारत में रह रहे हैं, उसके आधार पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है वो वाकई एक इम्पोर्टेंट है, वाकई एक वास्ट है, एक वाइटल है, एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशन भारत में। हमने भी पढ़ा था, हमारे बुक में भी लिखा हुआ है कि इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। बाकी सबसे बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट अमेरिका के पास है, लेकिन भारत के पास डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर जाने छोटी मोटी बातें तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में हालांकि देखे ही थे, फिर भी आप अब यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप कुछ बातें समझ सकते हैं, लेकिन आप डे 1 की वीडियो जरूर देखिएगा, वहां हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है।
तो वहां से आपको बहुत सारे नॉलेज गेन हो सकते हैं, बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। यहाँ पर बेटा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट जब देश आजाद होती है 1947 को, कब मनाते बेटा? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश इंडिपेंडेंट होता है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन होती है। कहा जाता है कि भाई अब देश को जैसे ही आजाद हो गई तब क्या चाहिए, देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना रहेगा तब तो दे पाएंगे, नहीं बना रहेगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, लीडर्स जो थे, वो कलेक्ट हुए, गैदर्ड हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना आरंभ किया। तो बनाने से पहले वहां बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस, यूके, इंग्लैंड, यूएसएसआर, रशिया, उसके बाद बात करें आयरलैंड, उसके बाद बात करें अमेरिका, कनाडा, इन सब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हमारे विद्वानों ने, हमारे नेता ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, उन लोगों ने पढ़ा। पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, उसके पढ़ने के बाद कुछ डिसीजन पढ़ाए और बहुत सारे देशों के गहन अध्ययन के बाद से हमारा देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हाल ही में सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है वो नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिसेंट में ही बनी है, हाल ही में बनी है। एनीवेज, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो गई तो 26 नवंबर 1949 को, ऑन 26 नवंबर 1949 को इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उसको अडॉप्ट कर लिया गया, पूरा अपना लिया गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जान लेने के बाद। कब? 26 नवंबर 1949 को। हालांकि अपनाया ही नहीं गया, कुछ राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। फिर भी लगभग 2 महीने बाद, आफ्टर 2 months later, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आ गया। इफेक्ट में आ गया, आई मीन टू से हियर कि वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इनेक्ट कर लिया गया। अड़ी में अब क्यों किया गया इसी दिन को? चूंकि लाहौर का जब सेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर, हमने देख भी लिया, ईयर और मंथ, दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बैठक हुआ था, लाहौर अधिवेशन, तो उसी में 26 जनवरी का जो डेट था, 26 जनवरी का जो डेट था बेटा, इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंट। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी को ही उसको पूरे इफेक्ट में लाया गया और उसको पूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण गणतंत्र बन गया। और उस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्लियर है? ओके, इसको हम बाद में जरा पढ़ाएंगे, लास्ट टॉपिक में है। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है? फीचर्स तो बहुत सारे हैं, जितना हमारे बुक में है उतने बारे में डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि फीचर्स के बारे में जाने तो हमारे भारत के पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 3 अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी की बात करें या जुडिशरी की बात करें या फिर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें, तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड जरूर हैं, लेकिन वर्किंग की अगर बात आएगी तो तीनों डिपेंडेंट हैं, अलग अलग आजाद होकर काम कर सकते हैं। समझ में आ रही है? वो समझ पा रहे होंगे। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट रिटेन एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। पूरे भारत, हमने पहले ही कह दिया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटेन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ पूरी दुनिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है, और वहां उसके देश के अपने पास हैं। अब गर्व कीजिए कि यू आर इंडियन। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। जहां हमारे यहाँ जुडिशरी बड़ी बहुत स्लो है, लेकिन इसकी भी एक अपनी अहमियत है। इसीलिए स्लो है क्योंकि कभी किसी निर्दोष को कोई पनिशमेंट ना हो। सारी चीज को जांच पड़ताल करने के बाद
ऑब्जर्वेशन करने के बाद किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है, एविडेंसेस के साथ, वो भी परफेक्ट एविडेंसेस के साथ किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि तुरंत डिसीजन नहीं होती है, मतलब तुरंत डिसीजन नहीं लेने में हो सकती है गलतियां, मिस्टेक्स हो जाए, इसीलिए धीरे चलती है जुडिशियल सिस्टम, ताकि किसी निर्दोष कभी कोई पनिशमेंट ना मिले। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ हर एक व्यक्ति को बोलने का अपना राइट्स है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं मतलब अभी कितने फंडामेंटल राइट्स बेटा? 6। पहले कितने थे? 7। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया। तो अभी फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है? 6। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, आर्टिकल 14 आर्टिकल सेक्शन 3 अगर आपसे पूछ दे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया हुआ है, तो सेक्शन 3 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 तक जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। जैसे हम बता दें अभी राइट टू इक्वालिटी ही पहला राइट है, तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15A, 15E, 15C, मतलब 15(1), 15(2), 15(3) और 16, उसमें सिर्फ राइट टू इक्वालिटी के बारे में चर्चा कर दी गई है। जैसे राइट टू लाइफ के बारे में देख लीजिए, तो सेक्शन 3 आर्टिकल 21 में चर्चा की गई है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। सिमिलरली 6 राइट्स के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक चर्चा की गई है फंडामेंटल राइट्स की। समझ में आ रही है? फंडामेंटल राइट्स जो लिया गया हमारे देश में हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, शब्द मैंने पहले ही कह दिया है कि it has been observed after studying lots of constitution for the different nations। बहुत सारे अलग अलग नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमारे देश में यह निर्णय पढ़ाया गया या फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सों को किया गया। तो फंडामेंटल राइट्स एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पावर शेयरिंग है, एक आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, सबके पास कुछ ना कुछ पावर है। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। 10th क्लास में जाएंगे तो 2nd चैप्टर में सीरीज में पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब संघीय, जहां पावर शेयर्ड किया जाता है। कोई एक इंसान या कोई एक मिनिस्टर देश का पहला, मतलब देश का सबसे मजबूत इंसान नहीं हो सकता, या सबसे पावरफुल नहीं हो सकता। उसके पीछे भी कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ है, मतलब इस तरह से चेन सिस्टम में जुड़ा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स और ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फ्रॉम वेयर इट वाज टेकन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक व्यक्ति है तो एक वोट, प्रत्येक वोट का वैल्यू इक्वल रहे। तो ये कहां से लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वहां स्पीकर महोदय हैं या चेयरमैन महोदय हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? या सिंगल सिटीजनशिप यूके से, एक व्यक्ति एक वोट। यूके किसको कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन जब यूनाइट हुआ था तो उस वक्त उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग यूके भी कहते हैं, तो यूके से लिया गया। इसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप। समझ में आ रहा है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी, राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है, जो भी नीति पॉलिसी अपनाई जाएगी जनता के लिए, वो प्रिंसिपल्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कहां से ली गई है? तो आयरलैंड से। कहां से ली गई बेटा? आयरलैंड से। और 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर्स प्लान समझते हैं? हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव होता है 5 साल बाद, फिर दूसरा चुनाव होता है उसके लिए। एमपी के लिए भी प्रत्येक 5 वर्ष में 5 ईयर में एक बार चुनाव होता है। एमएलए के लिए प्रत्येक 5 ईयर में एक बार चुनाव होता है। तो ये जो 5 ईयर प्लान है बेटा, इसको पंचवर्षीय कहते हैं। तो 5 ईयर प्लान कहां से लिया गया है? और फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया?
यूएसएसआर से। यूएसएसआर किसको कहते हैं? रशिया को कहते हैं। यूएसएसआर किसको कहते हैं? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया। ओके, तो इसको मतलब यूनियन सोवियत संघ, यूनियन सोवियत संघ वो कहां से लिए गया? रशिया। इसको तो रशिया, यूएसएसआर का मतलब समझ लीजिए रशिया होता है, रशिया से लिया गया। दैन मॉडिफिकेशन, अच्छा चलिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गई तो बनने के बाद बहुत सारा सिचुएशन तो फॉलो नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में जाकर सिचुएशन जैसे जैसे आता गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा बदलाव भी आया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया है, कैसे कौन बदलाव बदल सकता है? उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव बॉडी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन के बाद। पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन कहने का अर्थ है कि 2/3 मेजोरिटी किसका रहना चाहिए? लोकसभा का। 2/3 मेजोरिटी किसका रहना चाहिए? राज्यसभा का। फिर प्रेसिडेंट महोदय के पास जाएगा, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा। हु इज द चीफ जस्टिस? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ओहो, नहीं याद है? ऐसे बोल रहे, ऐसे बोल रहे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। काफी इजी है ना, आता ही होगा आपको। तो वो जो मॉडिफाई किया गया बेटा, उस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या करें? मॉडिफिकेशन कैसे किया गया? जिस पर्टिकुलर प्रोसेस से किया गया, उसमें 2/3 मेजोरिटी रहना चाहिए किसका? लोकसभा के मेंबर का। 2/3 मेजोरिटी किसका रहना चाहिए? राज्यसभा के मेंबर का। 2/3 कहने का आप समझते हैं ना, अगर टोटल 3 गो मेंबर है तो उसमें से 2 गो मेंबर जो है बदलाव करने के पक्ष में हो तभी बदल सकता है, नहीं तो नहीं बदलेगा। अगर 6 मेंबर है तो 4 मेंबर बदलाव करने के पक्ष में हो तभी चेंजेस हो सकती है, अदरवाइज चेंजेस नहीं होगी। समझ पा रहे ना? तो 2/3 मेजोरिटी कहां पर रहना चाहिए? लोकसभा में। या 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में रहना चाहिए। उस जो चेंजेस होता है बेटा, उस चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, मतलब किसी भी चीज में कुछ बदलाव कर देना। ठीक, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त 395 आर्टिकल्स हुआ करता था। 395 आर्टिकल्स हुआ करता था और मात्र 8 शेड्यूल हुआ करता था। 8 ही भागों में अनुसूचियां थी, उसमें बटी हुई थी। लेकिन आज 448 आर्टिकल्स है। बदलते बढ़ते 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 448 आर्टिकल्स हो गई और शेड्यूल कितने हो गए? 12 शेड्यूल। और अमेंडमेंट की संख्या 126 शायद हो गई। 126वां अमेंडमेंट की है NRC। क्या के बारे में सुना है ना? CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। तो ये 126वां अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। 126 अमेंडमेंट है NRC के बारे में। ठीक बेटा, होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और हाँ, वीडियो में अगर आपको समझने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। हमें आपका कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, हम आपका आंसर देंगे। होप कि आप समझ में आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर रहिए,